हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति। इसके अंतर्गत हम इसके अर्थ को जानेंगे, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया है उसको जानेंगे, कितने टाइप्स में बांटा गया है, क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीज़ को वन बाय वन देखने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको एप्टीट्यूड के बारे में बताया था, यानी कि अभिरुचि के बारे में, जिसको नॉर्मल भाषा में इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो वो वाला आपका एक अलग टॉपिक है एंड ये वाला आपका एक अलग टॉपिक है, दोनों आपका अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। और आज आपका यूनिट 4 का लास्ट क्लास है। यूनिट 4 आज के बाद आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति के बारे में। देखिए, अगर साधारण भाषा में कहा जाए, डेली लाइफ में आप जो है इस शब्द का उपयोग करते हैं, आपके दैनिक जीवन में देखा जाए तो आप जो है वो अक्सर इस शब्द का उपयोग करते हैं। किसी के एटीट्यूड कैसा है, या फिर आप कहते हैं कि उसका बहुत एटीट्यूड है, यानी कि उसका दृष्टिकोण, ठीक है, किसी चीज़ को देखने के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे अगर आप मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में, तो आप उसी चीज़ को अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति आपका कैसा दृष्टिकोण है, ठीक है। वो आप ईगो वाला एटीट्यूड नहीं समझिएगा कि जैसे कि किसी को इंडिकेट करते हैं कि उसका बहुत एटीट्यूड है, उसका बहुत ईगो है, तो वो वाला अलग चीज़ है, ठीक है। बल्कि आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो आपका यहाँ पे चलेगा, वो एटीट्यूड आप कह सकते हैं, ठीक है। अभिवृत्ति का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, सिचुएशन, परिस्थिति जिसको कहेंगे हिंदी में, या संस्था के प्रति हमारा सोचने और व्यवहार करने का तरीका, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति आप कैसा सोच रखते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, वही आपका एटीट्यूड कहलाएगा। कैसा आप किसी चीज़ के प्रति अपना दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड कहलाएगा। यह बताता है कि हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, कौन चीज़ आपको अच्छा लगेगा, कौन चीज़ खराब लगेगा, किसके प्रति आप कैसा सोच रखते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, इन सभी चीज़ों को हम एटीट्यूड से यहाँ पे जो है वो इंडिकेट करते हैं, एटीट्यूड कह सकते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों की सोच और व्यवहार को समाज के अनुरूप बनाने में मदद करता है। यदि किसी छात्र की पढ़ाई में रुचि नहीं है तो शिक्षक उसकी अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने का प्रयास करेगा, यानी कि उसका जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएगा, ठीक है, सकारात्मक बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। एंड इससे क्या होगा कि उसका जो मन है वो पढ़ाई के प्रति लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पढ़ाई में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए क्या किया जा सकता है कि एक टीचर जो है उसको मोटिवेट कर रहा है, बहुत सारे पॉजिटिव बातों को बता रहा है कि पढ़ने से आपको ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़ फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं वो उनको पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर ले जा रहा है, ठीक है, कोई मोटिवेशन कर रहा है, सकारात्मक चीज़ बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कारण से बच्चा को पढ़ाई पसंद आने लगेगा, बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। तो यही आपको समझना है कि एटीट्यूड क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति या सिचुएशन के तरफ हो गया, आपका कैसा सोचने का दृष्टिकोण है, कैसा व्यवहार कर सकते हैं, करने का तरीका है, इन सभी चीज़ को आप एटीट्यूड के नाम से जान सकते हैं। अब देखिए, कुछ विज्ञानों के द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा जो है, मनोविज्ञानियों के द्वारा या फिर विशेषज्ञों के द्वारा इसके परिभाषा को डिफाइन किया गया है। हालांकि आपका स्टेटमेंट वाला सवाल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप 2-4 जो भी यहाँ पे लिखा गया है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आपका रटने वाला हो जाता है। एज इट इज आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ता है और बहुत कम आपके एग्जाम में ये सब सवाल पूछा जाता है, तो बस ध्यान में रखिएगा। जैसे कि है रेमर्स, रूमेल और गेज, तीनों आपका एक विशेषज्ञ है, मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक जिसको हम लोग कहेंगे मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो इनका कहना है कि अनुभव के आधार पर हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर सकारात्मक या नकारात्मक सोच बनती है, ठीक है। अनुभव के आधार पे हमारे मन में जो है वो किसी चीज़ को लेकर सकारात्मक या नकारात्मक सोच बनती है, ठीक है।
आलपोर्ट ये भी एक विशेषज्ञ है, विद्वान है। इनका कहना है कि हमारा दिमाग और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम अनुभवों के आधार पे ऐसी स्थिति में आ जाता है जिससे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि अनुभव के आधार पे हमारा जो दिमाग है या फिर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक ऐसा कंडीशन में आ जाएगा या फिर ऐसा स्टेज में आ जाएगा जिससे हमारा जो बिहेवियर है वो इफ़ेक्ट करेगा। हम कैसे किसी के साथ बर्ताव कर रहे हैं, कैसे किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो आपका इफ़ेक्ट होगा किसके कारण? अनुभव के आधार पे। तो जाहिर सी बात है, आप जैसा अनुभव महसूस करते हैं, जैसा चीज़ अनुभव से सीखते हैं, वैसा ही आप बिहेव भी करते हैं। फ्रीमैन का कहना है कि अभिवृत्ति जो है वो एक सीखी हुई आदत है, यानी कि जो आपका एटीट्यूड है, किसी चीज़ के प्रति कैसा दृष्टिकोण आपको रखना है, तो वो क्या होता है, एक सीखी हुई आदत है जो हमें विशेष परिस्थितियों या लोगों के प्रति खास तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये भी सही बात है कि आपका एटीट्यूड जो है वो जन्मजात नहीं होता है। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति में जो एटीट्यूड है, किसी चीज़ के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो जन्म के पश्चात ही आप अपने अनुभव से जो वो सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो फ्रीमैन जी का भी यही कहना है कि अभिवृत्ति जो है वो एक सीखी हुई आदत है जो हमें विशेष परिस्थितियों या लोगों के प्रति खास तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे तीनों डिफिनेशन को ध्यान में रखना है। अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। तो यहाँ पे तीन विद्वानों ने अपने अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं एटीट्यूड को बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अल्पोर्ट एक विद्वान है, इन्होंने अभिवृत्ति को दो प्रकार में बांटा है। एक स्वीकारात्मक, इसी को हम लोग सकारात्मक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि स्वीकारात्मक यहाँ पे गलत है, सही है, इसी को हम लोग सकारात्मक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है नकारात्मक, यानी कि एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं और उसके प्रति अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी चीज़ को आप पसंद कर रहे हैं, किसी चीज़ के प्रति आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई में रुचि लेता है तो उसकी पढ़ाई के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होगी, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड कहा जाएगा। कोई व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति, जैसे कि पढ़ाई के प्रति, खेल के प्रति रुचि लेता है तो आप क्या कहिएगा कि ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सेम उसका जस्ट अपोजिट नकारात्मक अभिवृत्ति, यानी कि जब हम किसी चीज़ को नापसंद करते हैं और उससे दूरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, उससे दूर रहना चाहते हैं, नापसंद करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे कि नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी विषय को कठिन मानता है और उसे पढ़ने में रुचि नहीं लेता तो उसकी उस विषय के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होगी, यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड उसके प्रति जो है वो होगा। तो ये सब बहुत आसान सा बात है एंड बहुत ही आसान भाषा में सभी चीज़ें लिखी गई है। तो जब बच्चा जो है वो नापसंद करेगा, दूरी बनाना चाहेगा, तो वहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा। अब देखिए ब्रीट, ये आपके दूसरे विद्वान हैं, इन्होंने भी जो है अभिवृत्ति को दो प्रकार में बांटा है। इसके अकॉर्डिंग पहला टाइप है आपका सामान्य अभिवृत्ति, दूसरा है आपका विशिष्ट अभिवृत्ति। सामान्य अभिवृत्ति यानी कि कह सकते हैं जनरल एटीट्यूड, और विशिष्ट अभिवृत्ति यानी कि स्पेसिफिक एटीट्यूड। ठीक है, जो हम सामान्य रूप से कई चीज़ों के लिए महसूस करते हैं। सामान्य अभिवृत्ति में क्या होगा कि हम लोग नॉर्मली जो है वो सामान्यतः किसी चीज़ के प्रति जो महसूस करते हैं उसी को हम लोग सामान्य एटीट्यूड कहेंगे। जैसे कि बारिश को देखना और सोचना कि ये सामान्य प्राकृतिक घटना है, तो ये तो सब कोई कर सकते हैं, कोई खास आप जो है वो ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सामान्य एटीट्यूड हो जाएगा। विशिष्ट एटीट्यूड क्या है? जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी राय या भावनाएं विशेष रूप से बनी होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति
जब हमारी राय या भावनाएं जो है वो विशेष रूप से, ठीक है, स्पेसिफिक रूप से बना होता है, तो आपका विशिष्ट अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा है, बच्चा को कोई यहाँ पे खिलौना जो है वो पसंद आ गया है, कोई खेलने वाली सामग्री जो है वो पसंद आ गया है, तो वह उसके प्रति जो है वो स्पेशली जो है अपनी भावना प्रकट करेगा, ठीक है। तो वो आपका एक स्पेसिफिक, कह सकते हैं स्पेसिफिक एटीट्यूड हो जाएगा। छात्रों का अपने शिक्षक के प्रति सम्मान, तो ये आपका एक विशिष्ट अभिवृत्ति का एग्जाम्पल है। तो नाम याद रखिएगा कि ब्रीड के अनुसार सामान्य अभिवृत्ति और विशिष्ट अभिवृत्ति, यानी कि जनरल एटीट्यूड, स्पेसिफिक एटीट्यूड। सामान्य रूप से कोई चीज़ के प्रति अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप हो जाएगा सामान्य अभिवृत्ति, एंड खास तौर पे आप किसी चीज़ के प्रति जो है अपनी राय या भावना को प्रकट कर रहे हैं तो वो आपका जो है विशिष्ट अभिवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका पक्ष विपक्ष के आधार पे। अब इसको मत समझिएगा कि ये एक मनोविज्ञान का नाम है, मनोवैज्ञानिक का नाम है, ये विद्वान का नाम नहीं है, ठीक है। एक आधार है आपका एटीट्यूड को बांटने का। तो पक्ष और विपक्ष के आधार पे अगर देखा जाए तो सेम आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसका दूसरा नाम भावात्मक एटीट्यूड भी है, एंड दूसरा आपका नकारात्मक एटीट्यूड देखने को मिलेगा, सेम है, ठीक है। देखिए तीनों आधार आपका अलग अलग है, तो आपको जो है वो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में वही सब चीज़ें आ जाएगी कि जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, उसको हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति योग में विश्वास रखता है और उसे नियमित रूप से करता है तो उसके योग के प्रति क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक अभिवृत्ति है। सेम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा नकारात्मक अभिवृत्ति, और इसी को निषेधात्मक अभिवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी चीज़ को नापसंद करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उससे दूर रहना चाहते हैं, तो ये आपका नकारात्मक अभिवृत्ति को दिखाएगा। अगर कोई व्यक्ति जंक फूड को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानता है और उसे नहीं खाता तो उसके जंक फूड के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होगी, नेगेटिव एटीट्यूड होगी। तो बहुत इजी है ये सब, ठीक है, आपको उतना ध्यान में भी रखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में आपको सभी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड के बारे में। ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो भी चीज़ें आपका यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा गया है, ठीक है, हाईलाइट किया गया है, ये वाला आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभिवृत्तियाँ जो होती है, एटीट्यूड जो होता है वो आपका अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है, यानी कि स्टेबल भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है, ठीक है, अनस्टेबल भी हो सकता है। तो अभिवृत्तियाँ आपका अस्थाई भी हो जाएगा, अस्थाई भी हो सकता है। ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है कि बताइए अभिवृत्तियाँ इनमें से क्या होती है, अस्थाई, दूसरा ऑप्शन अस्थाई, तीसरा दोनों, चौथा नन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा कि अभिवृत्ति जो होती है, एटीट्यूड जो होता है वो आपका अस्थाई भी होता है, अस्थाई दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कुछ अभिवृत्तियां लंबे समय तक बनी रहती है जबकि कुछ समय के साथ बदल जाती हैं। जैसे कि एक बच्चा जो शुरू में किताबें पढ़ने में रुचि नहीं रखता था, अच्छे शिक्षक और दोस्तों के प्रभाव से पढ़ाई पसंद करने लगा, तो इसका जो एटीट्यूड था वो बदल गया। पहले वो किताब नहीं पढ़ता था, लेकिन जब वो अच्छी संगति में आ गया तो किताब पढ़ने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एटीट्यूड था वो बदल गया, पहले कुछ और था अभी कुछ और है, तो बदल गया, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको अस्थाई, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एटीट्यूड होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक है, लंबे समय तक वो चीज़ बदलाव नहीं होता, उसमें चेंजिंग देखने को नहीं मिलता, तो इसी कारण से इसको अस्थाई के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये वाला लाइन जो है वो कॉपी में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अभिवृत्ति अर्जित की जाती है या जन्मजात नहीं होती है, ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटीट्यूड जो होता है आपका अर्जित किया हुआ होता है, यानी कि सीखा हुआ होता है। जन्म से ही किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में, आपके दिमाग में एटीट्यूड बना नहीं रहता, ठीक है। आप जन्म के बाद अपने अनुभव से, समाज में जो चीज़ देखते हैं तो अपने अनुभव से जब वो उस चीज़ के प्रति जो वो एटीट्यूड बनाते हैं, चाहे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो वो कह सकते हैं कि अभिवृत्ति जो आपका अर्जित होता है, जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। अभिवृत्तियाँ हमारे अनुभव और सीखने की प्रक्रिया से बनती है।
अनुभव और सीखने की प्रक्रिया से। कोई भी एटीट्यूड जो है किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है, तो ये आपका अनुभव से बनेगा, सीखने की प्रक्रिया से बनता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति को बचपन में बताया गया कि मेहनत से सफलता मिलती है, तो वह मेहनत करने की अच्छी आदत विकसित कर सकता है। यानी कि ये आपका जन्म के बाद, जन्म के पश्चात सीखने को मिला, जानने को मिला कि आपका अभिवृत्ति से क्या होगा। यदि बचपन में बताया गया कि मेहनत से सफलता मिलती है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि वो बच्चा मेहनत करना सीख जाएगा, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड जो एटीट्यूड है आपका जन्म के पश्चात देखने को मिला, ठीक है, जन्म के पश्चात सीखने को मिला, तो ये आपका इसीलिए कहा गया है कि अर्जित है, ना कि जन्मजात है, ठीक है। तीसरा है अभिवृत्ति हमारे व्यवहार को दिशा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटीट्यूड, आपका जैसा एटीट्यूड होगा, ठीक है, जैसा आपका किसी चीज़ के प्रति सोच होगा, देखने का नज़रिया होगा, दृष्टिकोण होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर भी होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है, जो बिहेवियर है, ठीक है, जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो भी हो जाएगा। हमारी सोच और दृष्टिकोण का हमारे कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। हम किसी चीज़ के प्रति कैसा सोचते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं, ये सभी चीज़ों का जो है प्रभाव हमारे कामों पर पड़ता है, ठीक है। तो उदाहरण, यदि किसी छात्र की गणित में रुचि है और वह इसे आसान मानता है, तो वह पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ेगा और अच्छे अंक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे क्या था कि बच्चा का जो यहाँ पे छात्र था, उसका जो एटीट्यूड था गणित के प्रति वो पॉजिटिव था, अच्छा एटीट्यूड था। तो इस कारण से वह उस चीज़ को बहुत ही उत्साह के साथ, जोश के साथ पढ़ेगा और अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। तो इसी कारण से कह सकते हैं कि एटीट्यूड जो है हमारे व्यवहार को एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेरणात्मकता से जुड़ी होती है। हमारी जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो आपका मोटिवेशन से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। अभिवृत्ति किसी विशेष कार्य के प्रति व्यक्ति को प्रेरित करती है। किसी चीज़ के प्रति, किसी विशेष कार्य के प्रति जो है वो कोई भी व्यक्ति को यहाँ पे मोटिवेट करती है। अगर किसी छात्र को खेल में रुचि है तो वह इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेगा। यानी कि कोई बच्चा है जिसको खेलने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, खेल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, खेलना बहुत पसंद है, तो पसंद होने के कारण क्या होगा कि वो उस चीज़ के प्रति मोटिवेट है। उसको यहाँ पे देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा को खेल के प्रति रुचि आ रहा है तो उसको आप बाहर से मोटिवेट करने की आवश्यकता है नहीं, वो स्वयं मोटिवेट है, ठीक है, उस चीज़ के प्रति, और वो कोशिश करेगा कि वो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ आपका जो है योगदान देगा, अच्छे से अच्छा खेलेगा, वहाँ पे अच्छा से अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है, मेडल वगैरह जीतेगा। तो यहाँ पे जो है वो मोटिवेशन से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें किसी चीज़ के प्रति तो वो आपका मोटिवेशन से भी कनेक्टेड है। आपको कोई बाहर से मोटिवेट करने नहीं आएगा, ठीक है, आप स्वयं हो जाइएगा। अभिवृत्ति संवेदनशील होती है, यानी कि सेंसिटिव होती है। एटीट्यूड जो है आपका सेंसिटिव होता है, जैसे कि यह बाहरी परिवेश और घटनाओं से प्रभावित होता है। बाहरी परिवेश और घटनाओं से जो है वो ये आपका जो एटीट्यूड है वो प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति गरीबों की मदद करते हुए देखता है और उससे प्रेरित होकर खुद भी दूसरों की मदद करता है तो उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, ये आपका सेंसिटिविटी को दिखाएगा। तो एग्जाम्पल से आप समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई जो व्यक्ति है वो अपने बाहरी परिवेश में, ठीक है, बाहरी परिवेश में देखा कि दूसरा जो व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति एक गरीब की मदद कर रहा है। तो गरीब की मदद करते हुए जब ये अन्य व्यक्ति देखा तो ये भी सीख गया, ठीक है, ये भी सीख गया, ये भी मोटिवेट हो गया कि उसको भी जो है वो किसी दूसरों की मदद करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि बाहरी परिवेश, ठीक है, से ये चीज़ जो है आपका प्रभावित होता है। कोई भी घटना है, कोई बाहरी परिवेश में कोई चीज़ भी हो रहा है तो उससे ये चीज़ जो है आपका एटीट्यूड जो है वो इफेक्टिव होता है, इफेक्ट इसके ऊपर जो पड़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, पड़ेगा ही पड़ेगा। अन्य विशेषताएं में देखें तो इमोशनलिटी, यानी कि संवेगबद्धता, यह भावनाओं से प्रभावित होता है। इमोशन से भी आपका जो किसी चीज़ के प्रति जो एटीट्यूड है वो आपका इमोशन से भी जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। किसी शिक्षक के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाला छात्र उसकी क्लास में अधिक ध्यान देगा, ये आपका एग्जाम्पल है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है जो एक टीचर के प्रति पॉजिटिव यहाँ पे एटीट्यूड रखा है
तो जाहिर सी बात है कि वो जानता है कि ये टीचर जो है वो अच्छा पढ़ाते हैं एंड अच्छा से समझाते हैं, अच्छा कह सकते हैं कि अच्छा चीज़ बताते हैं, कंटेंट अच्छे से यहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा के दिमाग में उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, और जब वो टीचर उनके क्लास में पढ़ाने आएंगे तो वो उनके क्लास में अच्छा से ध्यान देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ जो आपका इमोशनल से कह सकते हैं कि एक इमोशनल बन चुका है, इमोशन डेवलप हो चुका है उस टीचर के प्रति। ठीक है, तो ये आपका जो है वो इमोशनल से भी यहाँ पे कह सकते हैं, इमोशन से भी जो है वो कनेक्टेड होता है, प्रभावित होता है आपका एटीट्यूड। संज्ञानात्मकता व्यक्ति की सोच, तर्क और विचारों से आपका जुड़ी होती है। एटीट्यूड जो है आपका किसी भी व्यक्ति का सोच, तर्क करने की जो क्षमता है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, ये सब चीज़ से जुड़ा होता है। अगर कोई मानता है कि योग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो वह इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेगा। ठीक है, उसका जो सोच है वो सोच रहा है, तर्क किया हुआ है, अपना विचार किया हुआ है कि योग जो है वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है वो लाभदायक है, तो वो उसको क्या करेगा, अपने दिनचर्या में शामिल कर लेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड मान के जो है वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि आपका जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी आपके एटीट्यूड को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, उससे कनेक्टेड रहता है। अनुकूलनशीलता, ठीक है, यह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। अनुकूलनशीलता का मतलब कि ऐसा एटीट्यूड कह सकते हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एटीट्यूड जो है आपका अस्थाई और अस्थाई दोनों होती है। तो सेम अस्थाई वाला जो बताया था वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये आपका जो है वो समय और परिस्थिति के अनुसार जो है वो बदल सकती है। गांव से शहर आने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शहरी जीवन शैली के अनुरूप ढल सकता है। ठीक है, अनुकूल कर सकता है, इसका एटीट्यूड जो है वो भी यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी ब्लू कलर से लिखा गया था ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति। अभी मैंने आपको बताया एटीट्यूड के बारे में, और यूनिट 3 में पूरा मैंने आपको टीचिंग के बारे में बताया था। अब आपको दोनों को कंबाइन करके साथ में पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी कि एटीट्यूड के बारे में तो आपको मालूम चल गया कि किसी चीज़ के प्रति आप कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, कैसा सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा एटीट्यूड। तो अब आया है कि टीचिंग एटीट्यूड, यानी कि ऐसा एटीट्यूड जो आपका टीचिंग के प्रति है, यानी कि पढ़ाई के प्रति है, शिक्षा के प्रति है। सामान्य भाषा में समझिए कि ऐसा एटीट्यूड जो आप शिक्षा के प्रति या फिर शिक्षण क्रिया के प्रति, शिक्षण के प्रति रखते हैं, वही आपका शिक्षण अभिवृत्ति कहलाएगा, यानी कि टीचिंग एटीट्यूड कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एटीट्यूड के बारे में बात कही जा रही है, ना कि एप्टीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों में अंतर है। टीचिंग एटीट्यूड, ठीक है। शिक्षण अभिवृत्ति दो शब्दों अर्थात शिक्षण और अभिवृत्ति से मिलकर बना है। साफ साफ आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दोनों शब्द को मिलाएं तब जाके बना शिक्षण अभिवृत्ति। एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना। इसका अर्थ क्या है कि एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाला जो गुण है, पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना। ठीक है, और भी अच्छे से समझते हैं। शिक्षण अभिवृत्ति का मतलब है एक शिक्षक के उन गुणों और दृष्टिकोण से है। ठीक है, एक टीचर का जो है शिक्षा के प्रति या पढ़ाने के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या यहाँ पे कह सकते हैं एटीट्यूड है, वो चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति का मतलब है एक शिक्षक के उन गुणों और दृष्टिकोण से है जो उसे अपने विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में मदद करते हैं। यह शिक्षण की कला और शैली को दर्शाती है जिससे एक शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि टीचर जो है, एक टीचर में कैसा दृष्टिकोण है, किस चीज़ को लेकर कि वो अपने विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाएगा, क्या क्या टेक्निक अपनाएगा, क्या क्या टीचिंग मेथड को अपनाएगा। तो इन सभी चीज़ों के प्रति जो है वो एक टीचर के मन में क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि क्या अप्रोच है, कैसा सोच है, तो यही आपका शिक्षण अभिवृत्ति कहलाएगा। ओके, यह शिक्षण की कला और शैली को दर्शाती है जिससे एक शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा
शिक्षण अभिवृत्ति के मुख्य बिंदु, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा टीचिंग एटीट्यूड के बारे में। शिक्षण का तरीका, एक अच्छा शिक्षक कैसे पढ़ाता है और अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाता है, यही उसकी शिक्षण अभिवृत्ति को दर्शाता है। आई होप कि आपको यहाँ से अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टीचिंग एटीट्यूड क्या है, कि एक अच्छा जो शिक्षक है वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, क्या क्या टीचिंग मेथड का उपयोग करेगा, कैसे बच्चों को ज्ञान पहुंचाएगा, कैसे आसानी से समझाएगा। तो यही वाला आपका जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड को दिखाता है। विद्यार्थियों की प्रगति में मदद, शिक्षण अभिवृत्ति यह बताती है कि किस प्रकार से शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, समझ और कौशल को बढ़ा सकते हैं। टीचिंग एटीट्यूड के मदद से ही आप पता कर सकते हैं एक टीचर होने के नाते कि किस प्रकार से बच्चों की रुचि, समझ और कौशल को आप बढ़ा सकते हैं। टीचिंग एटीट्यूड क्या है, कि ऐसा एटीट्यूड जो पढ़ाई के प्रति है, जो शिक्षा के प्रति है, जो शिक्षण प्रक्रिया के प्रति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक के व्यवहार में 3 मुख्य बातें शामिल होती है। एक ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, भावनात्मक पक्ष, इमोशनल एस्पेक्ट, मनोयोगात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर एस्पेक्ट। ठीक है, तो शिक्षक का व्यवहार 3 मुख्य बातें शामिल होती है। इसमें क्या आएगा कि शिक्षक की सोच और समझ कैसी है ज्ञानात्मक पक्ष में, यानी कि ज्ञान से रिलेटेड, संज्ञान से रिलेटेड, कि शिक्षक की सोचने की कैपेसिटी क्या है, समझने की कैपेसिटी क्या है, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं। भावनात्मक पक्ष इमोशन से जुड़ा हुआ रहेगा, वह अपने विद्यार्थियों और शिक्षा प्रणाली के प्रति कैसा महसूस करते हैं। मनोयोगात्मक पक्ष क्या होगा, वह व्यवहार में अपने विचारों को कैसे लागू करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 पक्ष आपको देखने को मिलेगा शिक्षक के व्यवहार में, तीनों का नाम याद रखिएगा। आगे है आपका सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि वही बात हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड या फिर दृष्टिकोण कह सकते हैं। शिक्षक की अभिवृत्ति अलग अलग परिस्थितियों में सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक अभिवृत्ति का मतलब सेम चीज वही जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे अब शिक्षण आ चुका था। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति तो शिक्षण से जुड़ा हुआ होगा, वैसा एटीट्यूड जो आपका शिक्षण से जुड़ा हुआ रहेगा और जो पॉजिटिव बातों को कहेगा। अगर शिक्षक अपने विद्यार्थियों, अभिभावकों और सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण और प्रेरणादायक व्यवहार रखता है तो यह एक अच्छी शिक्षण अभिवृत्ति मानी जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव बात आपको देखने को मिला। अगर शिक्षक अपने विद्यार्थी, अभिभावक और सहकर्मी, ठीक है, उनके साथ जो काम करते हैं के साथ अगर सहयोगपूर्ण और प्रेरणादायक व्यवहार को रखता है तो यह अच्छी शिक्षण अभिवृत्ति मानी जाएगी, यानी कि अच्छा जो है वो यहाँ पे टीचिंग एटीट्यूड माना जाएगा। नकारात्मक अभिवृत्ति क्या है, कि अगर शिक्षक पढ़ाने में रुचि नहीं लेता या विद्यार्थियों से अच्छे संबंध नहीं रखता तो यह नकारात्मक अभिवृत्ति मानी जाएगी। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, सकारात्मक एटीट्यूड एंड नकारात्मक एटीट्यूड। ठीक है, आगे है आपका प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्शन मेथड। यह एक मेथड है, एक तरीका है जिसके मदद से हम लोग एटीट्यूड को मापते हैं। इस विधि से यह समझा जाता है कि किसी शिक्षक या शिक्षार्थी के शिक्षण के प्रति क्या सोच और झुकाव है। तो देखिए, इसी चीज़ को तो हम लोग एटीट्यूड कहते हैं कि किसी शिक्षक या शिक्षार्थी के शिक्षण के प्रति क्या सोच और झुकाव है, इसी को हम लोग एटीट्यूड कहेंगे एंड टीचिंग एटीट्यूड कह सकते हैं। एंड इसी को मापन जो आप प्रोजेक्शन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन मेथड से आप टीचिंग एटीट्यूड का मापन जो है वो किया जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया यहाँ पे टीचिंग एटीट्यूड से संबंधित, तो उसका निष्कर्ष देख लीजिए, आपको यहाँ पे चंद लाइनों में जो है वो समझ में आ जाएगी। शिक्षण अभिवृत्ति एक शिक्षक के व्यवहार, सोच और पढ़ाने के तरीके से जुड़ा होता है। टीचिंग जो एटीट्यूड होता है वो आपका एक शिक्षक के बिहेवियर, उसका थिंकिंग और टीचिंग जो स्टाइल है, पढ़ाने के तरीके से जुड़ी होती है। यदि शिक्षक सकारात्मक सोच रखता है, सहयोगी होता है और विद्यार्थियों की मदद करता है तो उसकी शिक्षण अभिवृत्ति प्रभावी मानी जाएगी, यानी कि इफेक्टिव मानी जाएगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होती है। तो कुल मिलाजुला के बात किया जाए तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि आपका टीचिंग एटीट्यूड क्या होता है, शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण आपका है वही आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब लास्ट आपका टॉपिक है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे ताकि अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ा उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड।
देखिए दोनों को यहाँ पे एक साथ लिखा गया है एंड दोनों का यहाँ पे जो है वो समान उद्देश्य होते हैं। जैसे कि पहला है आपका शिक्षा और शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाना। टीचिंग एटीट्यूड कह लीजिए या फिर एप्टीट्यूड कह लीजिए, दोनों का यही उद्देश्य होता है कि शिक्षा और शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको इफेक्टिव बनाना, प्रभावी बनाना, ताकि बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो अच्छे से आसानी से समझ में आए। दूसरा है छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना, ये तो होना ही चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच अच्छा संबंध होना। शिक्षण विधियों को वैज्ञानिक और आकर्षक बनाना, यानी कि अच्छे अच्छे टीचिंग मेथड का उपयोग करना। छात्रों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सोचने की क्षमता बढ़ाना, क्रिएटिविटी बढ़ाने की बात हमेशा कही जाती है। एक टीचर का ये जिम्मेदारी होता है कि वो बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाए, ठीक है, उसकी जो रचनात्मकता वाली जो सोच है उस चीज़ को बढ़ाए। उन्हें जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाना। इसके अलावा मानवीय मूल्यों और सक्रियता को प्रोत्साहित करना। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सवालों का, ताकि अभी तक आपने जितना भी चीज़ें पढ़ी वो सभी चीज़ें आसानी से रिवीजन हो सके, ठीक है। पहला सवाल है आपका, एटीट्यूड का क्या अर्थ है, अभिवृत्ति का क्या अर्थ है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति हमारी सोच और प्रतिक्रिया, ठीक है, ये आपका एटीट्यूड को मैंने यही वाला डिफाइन किया था, ये आपका सही हो जाएगा। किसी वस्तु को खरीदने की प्रवृत्ति, बिल्कुल गलत बात है, केवल नकारात्मक सोच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति या सोच के प्रति कैसा हम अपनी सोच को रखते हैं, कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, कैसा प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, वही आपका एटीट्यूड कहलाएगा। अगला सवाल है, अल्पोर्ट के अनुसार अभिवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो अल्पोर्ट के अनुसार अभिवृत्ति के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पसंद करता है और उसके प्रति अच्छा महसूस करता है तो इसे क्या कहते हैं। बहुत आसान सवाल है, सकारात्मक अभिवृत्ति यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। ब्रीट के अनुसार अभिवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो ब्रीट के अनुसार 2 प्रकार मैंने आपको बताया था, एक जनरल एटीट्यूड और दूसरा जो था आपका स्पेसिफिक एटीट्यूड, यानी कि सामान्य अभिवृत्ति और विशिष्ट अभिवृत्ति, ठीक है। विशिष्ट अभिवृत्ति का उदाहरण क्या हो सकता है। मौसम ठंडा है तो ये तो आपका सामान्य अभिवृत्ति हो जाएगा ना। सूरज पूर्व से उगता है, सामान्य अभिवृत्ति हो है। पानी गीला होता है, सामान्य अभिवृत्ति है। शिक्षा के प्रति सम्मान, ये आपका एक विशिष्ट अभिवृत्ति है, यानी कि किसी खास व्यक्ति के प्रति आप जो है अपना एटीट्यूड को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से घृणा करता है और उससे दूरी बनाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं, सामान्य अभिवृत्ति होगा नहीं, भावात्मक होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, निषेधात्मक यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब किसी चीज के प्रति हमारा नजरिया सामान्य रूप से व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य रूप से। तो सामान्य अभिवृत्ति, जैसे कि बारिश को देखकर जो बच्चा यहाँ पे सोचता है, ठीक है, सामान्य अभिवृत्ति आपका हो जाएगा। सूर्य पूरब से उगता है, अभी जस्ट मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, तो ये आपका जनरल एटीट्यूड के अंतर्गत आ जाएगा। सकारात्मक अभिवृत्ति का दूसरा नाम क्या है। तो सकारात्मक अभिवृत्ति का दूसरा नाम भावात्मक अभिवृत्ति, ठीक है, भावात्मक अभिवृत्ति आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई व्यक्ति किसी विचार को अपनाता है और उसमें रुचि रखता है तो वह किस प्रकार की अभिवृत्ति होगी। किसी विचार को अपना रहा है और उसमें रुचि देखने को मिल रही है तो ये आपका पॉजिटिव के अंतर्गत आ जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि भावात्मक अभिवृत्ति। चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव नाम नहीं दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, तो उसी का तो दूसरा नाम आपका भावात्मक अभिवृत्ति है ना। आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल पर विश्वास नहीं करता और उससे दूर रहना चाहता है तो यह किस प्रकार की अभिवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे विश्वास नहीं किया जा रहा है और दूर रहने की बात कही जा रही है, तो ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता सही है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है, अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती। इसके बारे में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अभिवृत्ति सीखी जा सकती है, बहुत सही बात है, अच्छी बात है, सीखी जाती है, ठीक है। अभिवृत्ति कभी नहीं बदलती है भाई, मैंने तो आपको बताया था, अस्थायी भी होती है, अस्थायी भी होती है।
अभिवृत्ति का व्यवहार से कोई संबंध नहीं होता, गलत बात है, होता है। आपका व्यवहार को यहाँ पे एक दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। तो 11 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिवृत्ति आपका अर्जित होता है, सीखा हुआ होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिवृत्तियां केवल अस्थायी होती, केवल अस्थायी गलत, अस्थायी और अस्थायी दोनों होती है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अभिवृत्तियां केवल अस्थायी होती है, गलत। केवल शब्द टैग वर्ड में मैंने आपको बता ही दिया था कि जहां कहीं भी आपको केवल शब्द दिखाई दे काट दीजिएगा, ठीक है। अभिवृत्तियां अस्थायी और अस्थायी दोनों हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों होती है। अभिवृत्तियां कभी परिवर्तन नहीं होती है, गलत बात है। अभिवृत्तियां परिवर्तन होती है, टाइम के साथ चेंजेस, परिवर्तन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अभिवृत्ति का मुख्य कार्य क्या है? केवल सोच को प्रभावित करना, केवल भावनाओं को प्रभावित करना, व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करना, बिल्कुल सही बात, व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है, किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन क्यों आता है? किसी व्यक्ति की जो एटीट्यूड है उसमें चेंजिंग क्यों देखने को मिलता है? तो अनुवांशिक के कारण नहीं। एटीट्यूड आपका जन्मजात नहीं होता है, तो जन्मजात नहीं होता है तो अनुवांशिक तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। बाहरी अनुभव और सामाजिक परिवेश के कारण, बिल्कुल सही बात है, बाहरी परिवेश, अनुभव और सामाजिक परिवेश के कारण आपका जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति जो है किसी गरीब की मदद कर रहा था, तो जब कोई ये चीज़ आपका कोई तीसरा व्यक्ति देखा तो वो भी यहाँ पे इस चीज़ को देखने के बाद समझ गया कि हमें जो है वो एक गरीब की मदद करना चाहिए। तो ये कहाँ पे डिपेंड किया? बाहरी परिवेश में, सामाजिक परिवेश में, ठीक है। बाहरी अनुभव से वो चीज़ सीखा, तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। जन्मजात प्रवृत्तियों के कारण, जन्मजात तो होता नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता है या संवेगों एवं भावनाओं से प्रभावित होती है? बिल्कुल सही बात है। या जन्मजात होती है? नहीं, जन्मजात नहीं होती है। या कभी परिवर्तित नहीं होती, ये भी गलत बात है, होती है। इसका व्यक्ति के व्यवहार से कोई संबंध नहीं होता, गलत बात है, होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इमोशनल से कनेक्टेड होता है। आगे है, अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अनुवांशिक, गलत बात है। सामाजिक परिवेश और अनुभव, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केवल वर्ड आपका गलत हो जाएगा, जलवायु गलत। अगला है, यदि किसी छात्र की गणित में रुचि है और वह इसे आसान मानता है, गणित में रुचि है और वह उसे आसान मानता है, तो यह किस विशेषता को दर्शाएगा? तो यह आपका प्रेरणात्मकता विशेषता को दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेरणात्मकता जो यहाँ पे है इस विशेषता को दिखाई देगा, क्योंकि उनको, उस बच्चा को जो गणित के प्रति रुचि है और उसको आसान मानता है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्रति मोटिवेट है पहले से, उसमें इंटरनल मोटिवेशन देखने को मिलेगा। कोई बाहरी व्यक्ति को उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम गणित पढ़ो, ठीक है। वो अंदर से जो है मोटिवेट है पहले से उस चीज़ के प्रति, तो ये आपका प्रेरणात्मकता जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। अनुकूलनशीलता का क्या अर्थ है? तो बदलाव जो देखने को मिलता है यहाँ पे, समाज के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढालना, अनुकूल करना। तो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को बदलने में असमर्थ होता है, गलत, असमर्थ नहीं। अनुकूलनशीलता में तो बदलाव देखने को मिलता है, व्यक्ति समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति बदल सकता है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति जो है वो टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ अपनी जो एटीट्यूड है उसको बदल सकता है, उसी को हम लोग अनुकूलनशीलता कहते हैं, एडेप्टेशन जो है वो के नाम से जानते हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, जब कोई व्यक्ति बाह्य परिवेश और घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, तो यह किस अभिवृत्ति के विशेषता को दर्शाता है? तो इसी को हम लोग संवेदनशीलता के नाम से जानते हैं। सेंसिटिव वाला केस मैंने आपको बताया था। जब कोई व्यक्ति बाह्य परिवेश की घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, तो यह किस अभिवृत्ति की विशेषता को दर्शाएगा? संवेदनशीलता को। आगे है, शिक्षण अभिवृत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचिंग एटीट्यूड, जो अभी मैंने आपको बताया था, टीचिंग एटीट्यूड का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसा ही गलत हो जाएगा, टेगवर्ड्स की हेल्प से आप काट सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टीचिंग एटीट्यूड का यही जो है आपका यहाँ पे उद्देश्य होता है।
आगे है आपका शिक्षण अभिवृत्ति किन घटकों से प्रभावित होती है। टीचिंग एटीट्यूड कौन कौन से घटक से प्रभावित होता है। केवल शिक्षक की शैक्षिक योग्यता से, शिक्षक के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोयोगात्मक पक्षों से। बिल्कुल सही बात है, तीनों के बारे में जिक्र किया था मैंने। केवल विद्यार्थियों की संख्या से, केवल पाठ्यक्रमों की संख्या से। तो बेटर जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी डी तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। एक शिक्षक की सकारात्मक अभिवृत्ति किसे प्रभावित करती है। तो देखिए, एक टीचर का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो सभी चीज़ों को यहाँ पे इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। पूरी शिक्षण प्रक्रिया को, पूरा जो आपका टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उस चीज़ को इफेक्ट करेगा। ठीक है, केवल विद्यार्थी, केवल शब्द जहाँ जहाँ आए वो काट सकते हैं हम, ऐसे ही तीनों में आए हैं वो आप काट दीजिएगा, जो बचा वो आपका जवाब। शिक्षण अभिवृत्ति को किस विधि द्वारा मापा जा सकता है। देखिए, टैगवर्ड जो बार बार हम बोल रहे हैं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट टैगवर्ड वाला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको टैगवर्ड टॉपिक के नाम से एक क्लास देखने को मिलेगा। यकीन मानिए ये आपका क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। शिक्षण अभिवृत्ति को किस विधि द्वारा मापा जा सकता है। व्याख्यान विधि, प्रेक्षेपण। प्रेक्षेपण विधि का नाम मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्शन जो मेथड था। ठीक है, आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा तो और भी चीज़ों का मैंने जिक्र नहीं किया था, तो ये नाम आपसे आप परिचित होंगे। नकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति का प्रभाव क्या होता है। नेगेटिव टीचिंग एटीट्यूड का इफेक्ट क्या होता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि, पॉजिटिव एटीट्यूड है। शिक्षा प्रणाली में गिरावट, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड का इफेक्ट है। शिक्षकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि, तो ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड का इफेक्ट है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे है शिक्षण अभिवृत्ति का शिक्षा प्रणाली में क्या योगदान होता है। टीचिंग एटीट्यूड का जो है शिक्षा प्रणाली में क्या योगदान होता है। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, गलत बात। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को सख्त अनुशासन, जहां कहीं भी आपका कठोर डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, गलत। विद्यार्थियों के वेतन में वृद्धि, गलत। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनता है और हल करता है, ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से, अच्छे से सुनता है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सकारात्मक शिक्षण अभिवृद्धि कहलाएगा, यानी कि पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो आपका ऐसा ही नकारात्मक, कठोर, अनुशासन, यानी कि नेगेटिव वर्ड दे रखा है। चलिए, आज के क्लास का आपका सेकेंड लास्ट सवाल है, प्रश्न संख्या 26 और 27। ये दो प्रश्न हैं, आपको इसका जवाब स्वयं देना है कमेंट सेक्शन में। आपको आज का क्लास कैसे समझ में आया, कितना समझ में आया, तो इस चीज़ को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका जवाब देकर। ठीक है, इसका आंसर देके, ताकि हमें भी पता चले कि आपको आज का क्लास कितना समझ में आया। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, शिक्षण अभिवृत्ति का निर्धारण किन तत्वों से होता है। शिक्षक की शिक्षा और अनुभव से, समाज और संस्कृति से, शिक्षक के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से, उपरोक्त सभी। तो आपको जब इसका जवाब देना है 26 का, और लास्ट क्वेश्चन है आपके आज के टॉपिक का 27। एक प्रभावी शिक्षण अभिवृत्ति वाले शिक्षक की पहचान क्या होती है। केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने की प्रवृत्ति, विद्यार्थियों में जिज्ञासा और रचनात्मकता विकसित करना, केवल पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करना, केवल अनुशासन बनाए रखना। तो आपको जितना भी चीज़ें पढ़ाई गई, अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो प्रश्न संख्या 26 और 27 का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपका होमवर्क का सवाल हो गया। ठीक है, और कैसा लगा आपको आज का क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग क्लास में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से अभी आप जो है वो सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, और आज आपका जो है वो यूनिट 4 समाप्त हो गया। यूनिट 4 यानी कि जो आपका टॉपिक का नाम था टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि आपका यूनिट का नाम था, इसी के अंतर्गत आपका एटीट्यूड भी पढ़ना था। तो आज का आपका जो है यूनिट 4 कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, 2 भी पूर्ण रूप से कंप्लीट, 3 भी आपका कंप्लीट हो गया है, और आज आपका 4 भी कंप्लीट हो गया है। 5 आपका कंप्लीट है, पहले से इसका वीडियो अपलोड है
प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लीडरशिप, ठीक है, नेतृत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 5वां आपका कंप्लीट है। इसके अलावा 5वां में और भी कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एक है आपका समूह प्रबंधन, तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रुप मैनेजमेंट। हालांकि अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो हम इसको थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर सवाल अगर आप देखोगे तो आपका जो है वो लीडरशिप से ही सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग इसके आगे जो है वो चैप्टर यूनिट जो है 6 समायोजन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। समायोजन, एडजस्टमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो क्लास आएगा आपका यूनिट 6 के बारे में आएगा। उसके बाद 7 जो यूनिट है वो भी आपका ख़त्म है। 7 यूनिट आपका समाप्त हो चुका है। इसका भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अब आपका जो है वो केवल 2 यूनिट बचा है, यूनिट 6 और यूनिट 8, ठीक है। ये 2 यूनिट आपका बचा है, तो ये सब यूनिट हम लोग जल्द समाप्त करेंगे, ठीक है। और आपका कहा जाए तो 5 से 6 क्लास मिलेगा टोटल। मैंने आपको बताया था कि टोटल 30 के करीब आपको क्लास देखने को मिलेगा, 30-32 हो सकता है। तो और आपका कुछ क्लासेस देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, सभी चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।